पेपर CC4 अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी फॉर सोशल वर्क। आज टॉपिक जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लर्निंग पार्ट 2। लर्निंग अपने आप में इतना व्यापक है, इसलिए आज लर्निंग के पार्ट में हम सिद्धांतों की बात करेंगे कि कौन से सिद्धांत हैं और उनका हम किस प्रकार से उपयोग सोशल वर्क में करते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। मैं पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पढ़ दूं। अधिगम मानव व्यवहार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अधिगम के पहले भाग में अधिगम का अर्थ क्या है और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट किया गया। सामाजिक कार्य के सिद्धांत बहुत से क्षेत्रों से लिए गए, जैसे अपराध विज्ञान, विधि, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि। सामाजिक कार्य किसी अमुक व्यवहार का वर्णन करते हैं और मनोविज्ञान भी व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र अधिगम है। अब अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की विवेचना करेंगे, जिसका सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी अधिगम के पहले भाग में, पहले लेक्चर में मैंने परिभाषा स्पष्ट की और उसमें यह बताया था कि व्यवहार के कारण, पूर्व अनुभव या अभ्यास के कारण व्यवहार में आया अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम है। फिर अधिगम के प्रभावित करने वाले कारकों की बात की थी। अब सामाजिक विज्ञान में, कार्य में जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका पेपर है, इसके जो कार्य के लिए आप लॉ से, विधि से भी सिद्धांतों की लेते हो, आप सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की भी बात करते हो, आप साइंस की भी बात करते हो, मनोविज्ञान की भी बात करते हो। मनोविज्ञान इसलिए तर्कसंगत हो जाता है क्योंकि सामाजिक कार्य में भी आपको सोसाइटी में, समाज में व्यवहार की बात करनी है और मनोविज्ञान भी व्यवहार की बात करता है। अब अधिगम का क्या योगदान है सामाजिक कार्य में, हम कैसे इन सिद्धांतों को सामाजिक कार्य में उपयोग लाएं, उनकी चर्चा करेंगे और मैं कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की आपके सामने यहां पर चर्चा करूंगा। पहला सिद्धांत है प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, जिसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इस सिद्धांत को अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने दिया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया, जिसमें एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। बिल्ली मांसाहारी है, कार्निवोरस है। उसका प्रिय भोजन मछली पिंजरे के इतनी दूर रखा कि वो उसके हाथ तक ना पहुंच पाए। अब बाहर भोजन है, बिल्ली भूखी है, अब उसके अंदर अभिप्रेरणा जागी, लक्ष्य दिख रहा है। उसने पिंजरे को खोलने के लिए अपने पंजों को इधर उधर मारना शुरू किया। उसका पंजा एक चिटकनी पर लगा, एक बटन पर लगा और वो दरवाजा खुला। वो बाहर आई। उसने थोड़ा सा मछली को अभी सूंघा ही था, स्मेल ही किया था कि उसने उठाकर फिर बिल्ली को बंद कर दिया। फिर उसने प्रयास किए, फिर दरवाजा खुला, फिर बिल्ली बाहर आई। उसने थोड़ी सी मछली खाई, फिर बंद कर दिया, फिर उसने प्रयास किया। कुछ समय के बाद थॉर्नडाइक क्या देखता है, जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे त्रुटियों की संख्या कम होती गई। तो यह सिद्धांत हमें क्या कहता है कि अगर हमें कुछ अधिगम करना है, सीखना है, तो हमें प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास बढ़ेंगे तो त्रुटियों की संख्या कम होगी। इसलिए इस सिद्धांत का यहां पर क्या लिखा है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है, त्रुटियों की संख्या कम होती जाती है और व्यक्ति उस कार्य को सीख लेता है। याद करिए अपने विद्यालय के दिन, स्कूल के दिन, जब हम एक स्पेलिंग गलत लिखते थे तो टीचर, मुझे तो याद है, टीचर होमवर्क में कहते थे घर से 10 बार लिख के लाना। वो जो 10 बार हम लिख रहे हैं, क्या इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे जैसे प्रयत्न ज्यादा बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी त्रुटियां कम होंगी। आप गणित के फार्मूला, केमिस्ट्री की इक्वेशन बार बार लिखते हो ताकि त्रुटियां कम हो। तो यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि अगर हमें कोई चीज सीखनी है तो हमें उस कार्य को बार बार करना चाहिए ताकि त्रुटियों की संख्या कम होती जाए। जब थॉर्नडाइक ने अपना यह नियम दिया, उस समय इन्होंने अपने सिद्धांत में हमें कुछ 3 उपनियम भी दिए। थॉर्नडाइक ने अपने मुख्य सिद्धांत क्या है, प्रयासों की संख्या बढ़ेगी, त्रुटियों की संख्या कम होगी।
थॉर्नडाइक ने अपने मुख्य सिद्धांत के 3 उपनियम भी दिए जिन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में व्यक्तियों में परिवर्तन लाने के लिए समझना आवश्यक है। अब उसके 3 उपनियम क्या है, मैं आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास करूंगा। पहला नियम है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। पहले मैं इसको पढ़ दूं फिर समझाता हूं आपको। अगर व्यक्ति कार्य करने को तत्पर है और उसे वह कार्य करने दिया जाए तब अधिगम श्रेष्ठ होगा, और अगर वह कार्य करने को तत्पर नहीं है और उसे वह कार्य करने के लिए विवश किया जाए यानी मजबूर किया जाए, कंपेल किया जाए, तो अधिगम श्रेष्ठ नहीं होगा। अगर आप किसी काम को करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, आपके अंदर विल है, तो अधिगम श्रेष्ठ होगा, और अगर तत्पर नहीं है, आप लाख कोशिश कर लीजिए, अधिगम श्रेष्ठ नहीं होगा। मैं अब आपको जीवन के उदाहरण से इसको जोड़ के इस सिद्धांत को क्लियर करने का प्रयास करता हूं। जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो अपने घर का एक टाइम टेबल बना लेते थे, और वो टाइम टेबल हम अलमारी में टांग देते थे। स्कूल से आए, खाना खाया, फिर 2 से 4 रेस्ट किया, बच्चा छोटा होता, नींद ली, 4 से 6 पढ़ाई की, और 6 से 7 खेले, फिर ये किया वो किया। अब आप टाइम टेबल के हिसाब से बच्चा 4 से 6 बजे सो गया। अब 6 बजे घर में मेहमान आ गए, गेस्ट आ गए। अब गेस्ट आते हैं तो नेचुरली आप चाय और उनके सामने ब्रेकफास्ट, बिस्किट्स, नमकीन जो भी है उनके रखते हो। अब बच्चे जो होते हैं वो भी ड्राइंग रूम में आके बैठ जाते हैं। अब मेहमान जो है वो बैठा रहा, 4 से जो उसका पढ़ने का टाइम था उसमें भी वो आके बैठ गया, और बच्चा साथ बैठा रहा। अब 6 जैसे मेहमान 6 बजे उठा, बच्चा क्या कहता है, अपना बैट बॉल उठाता है और खेलने के लिए निकलता है। आप कहते हो ना भाई, इस समय देख, तेरा 4 से 6 पढ़ने का टाइम था, लेकिन तू हमारे साथ बैठ के यहां गप्पे मारी लगाई, इसलिए आज खेल नहीं, आज बैठ के पढ़ो। वो कहता है कि नहीं, मेरे टाइम टेबल में खेलने का टाइम लिखा है, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, खेलूंगा। हम उसको डांट कर बिठाते हैं, और बच्चा डांट के डर से बैठ तो जाएगा, लेकिन आप कभी भी आजमा के देख लेना, वो किताब तो सामने होगी लेकिन दाएं बाएं देखेगा या किताब उल्टी पकड़कर बैठ जाएगा। वो पढ़ने को तैयार नहीं है, उसे पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, अधिगम खराब होगा। कभी कभी बच्चे 8वीं 7वीं 8वीं में होते हैं तो घर वालों से कहते हैं हम सब्जी लेके आते हैं, दुकान पास है। घर वाले कहते हैं यार तू छोटा है, क्या सब्जी लाएगा? तो वो कहता है एक चांस तो दो, एक मौका तो दो मुझे। अब हम उसको कहते हैं जा बेटा लेके आ। उस दिन वो इतने बढ़िया बढ़िया सब्जी छांट के लाता है, और घर वाले कहते हैं अरे क्या बात है, तू तो बहुत बढ़िया सब्जी लाया। उसको पुरस्कार, शाबाशी मिली। अब घर वालों की आदत पड़ गई, 2 दिन बाद बेटा सब्जी ले आ, वो फिर गया। हम अब उसको सब्जी लेने नियमित भेज रहे हैं। अब आप बच्चा है, आज उससे कहा बेटा सब्जी लेके आ, वो कहता आज मेरा मूड नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगा। अब आप कहते हैं कैसे नहीं जाएगा? अब उसको डांट के भेजते हो। उस दिन कभी देख लेना वो सब्जी लाएगा, लेकिन ऐसी खराब छांट के लाएगा कि आप उसको दोबारा ना भेजो। उस दिन वो काम करने को तत्पर नहीं है, आप उसको काम करने के लिए मजबूर कर रहे हो, उस दिन उसका काम खराब होगा। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर सामाजिक परिवर्तन कर रहे हैं तो तत्परता क्या है, जिसमें परिवर्तन कर रहे हैं उसमें तत्परता का स्तर क्या है। इसको थॉर्नडाइक ने कहा लॉ ऑफ रेडिनेस, तत्परता का नियम। दूसरा है आपका प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। जिस कार्य को करने में संतोष की अनुभूति होती है उसका अधिगम श्रेष्ठ होता है, और जिस कार्य में संतोष नहीं होता उसका अधिगम कमजोर होता है। यानी जिस काम को करने में आपको संतुष्टि मिले वहां आपका अधिगम श्रेष्ठ होगा, और जिस काम को करने में आपको संतोष नहीं मिलता वहां आपका अधिगम अच्छा नहीं होगा। आप क्रिकेट के शौकीन हैं, आप क्रिकेट का आप खेलना अच्छा लगता है, वो आपकी एक फेवरेट गेम है। मान लीजिए आप स्पोर्ट्स में कॉलेज में या स्कूल में भाग लेना चाहते हैं और क्रिकेट में आपको चांस नहीं मिला। आपके सर ने कहा, स्पोर्ट्स टीचर ने कहा कि क्रिकेट में तो भाई फुल हो गया, अब आप क्या करिए फुटबॉल में आ जाओ। और फुटबॉल आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि खेलना है तो भाग तो लेना पड़ेगा। अब क्योंकि मुझे उसको खेलने में संतोष नहीं मिल रहा तो मेरा परफॉर्मेंस फुटबॉल में अच्छा नहीं होगा। क्रिकेट मुझे दे दो तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्योंकि क्रिकेट में मुझे संतोष मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं मनोविज्ञान का टीचर हूं। मनोविज्ञान की किताब
4 घंटे पढ़ लूं तो एक भी झपकी नहीं आएगी। मुझे नॉवल पढ़ने का शौक नहीं है, लेकिन कोई मेरा मित्र कहता है सर ये नॉवल है, एक पढ़ो, बहुत मजा आएगा, अच्छा नॉवल है, बड़ा डिटेक्टिव नॉवल है, पढ़ो। मेरा अब जासूसी नॉवल पढ़ने में रुचि नहीं है। अगर 8-10 पन्ने पढ़ते हैं तो 8-10 पन्ने पढ़ने के बाद ही झपकी आने लगती है, क्योंकि मेरी उसमें रुचि नहीं है, मुझे संतोष नहीं मिल रहा। इसलिए तत्परता भी हो और साथ साथ व्यक्ति में संतोष भी हो, उस काम का अधिगम श्रेष्ठ होता है। तीसरा उन्होंने कहा अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसके 2 भाग किए, उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज, और दूसरा कहा अनुप्रयोग का नियम, लॉ ऑफ डिसयूज। उपयोग का नियम, इस नियम के अनुसार अगर किसी कार्य का अभ्यास निरंतर किया जाए तब अधिगम श्रेष्ठ होता है। अनुप्रयोग का नियम, इस नियम के अनुसार अगर किसी कार्य का अभ्यास ना किया जाए तब उस क्रिया का अधिगम कमजोर होता है। उपयोग का मतलब, अगर हम अब कहते हैं ना करत करत अभ्यास जनमत मूढ़ सुजान, अगर हम किसी काम को करते रहेंगे, निरंतरता बनी रहेगी, तो आपका अधिगम भी श्रेष्ठ होगा, उपयोग। और अगर आपने अनुपयोग किया, उसका यूज नहीं किया, तो आपका अधिगम भी कमजोर होगा। आप सोचिए, हमारे देश के महानतम खिलाड़ी विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये खिलाड़ी क्या केवल टेस्ट मैच और T20 तक ही रहते हैं? जब मैच नहीं होता है तब भी ये अपना नेट प्रैक्टिस, जिम में जाना, ये करते रहते हैं ताकि वो उनके मूवमेंट होते रहें। अगर वो 6 महीना बिल्कुल रेस्ट पे चले जाएं और अचानक मैच खेलने आए तो हम कहते हैं कि वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उपयोग करना बंद कर दिया। आप मानव की छोड़िए, आप अपना जो स्कूटर, मोटरसाइकिल अगर 6 महीना ना चलाओ और 6 महीने के बाद जब उसी मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो शुरू में क्या लगता है, अटपटा, कि यार क्या मेरा तो नहीं है, फिर धीरे धीरे लगता है ये अपना है। तो इस प्रकार ये सिद्धांत हमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि अगर आप अभ्यास करते रहेंगे अधिगम श्रेष्ठ होगा। तो अगर हमें सामाजिक कार्य में इसको उपयोग करना है तो इसका सिंपल मैसेज ये है कि आप अभ्यास करिए, आप उस काम के लिए तत्परता का ध्यान दीजिए और वह कार्य करें जिसमें करवाएं जिसमें कि संतोष मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। जिसमें संतोष नहीं मिलता उसको करने से अधिगम श्रेष्ठ नहीं होगा। दूसरा जो अधिगम का सिद्धांत है जो सामाजिक कार्य में बहुत ज्यादा उपयोग में आता है वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। अधिगम के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन बेंडुरा ने 1977 में अपने अध्ययनों 1961, 1963 के आधार पर किया। बेंडुरा ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग बॉबो डोल्स पर किए। वह इस बात का अध्ययन करना चाहते थे कि क्या व्यक्ति सामाजिक व्यवहार दूसरों को करते देख सीखता है। उन्होंने आक्रामकता के व्यवहार, अग्रेशन का अध्ययन डॉल्स पर किया। अपने अध्ययनों के आधार पर बेंडुरा ने बताया कि व्यक्ति दूसरों को देखकर या उनका अनुकरण करके सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कैसे पर्यावरण और पुनर्बलन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इस सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं। इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति थे बेंडुरा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए 1961, 1963 बॉबो डोल। क्या एक्सपेरिमेंट थे? इन्होंने कुछ डॉल, गुड़िया, आप जानते हो गुड्डे गुड्डी का खेल खेलते हैं, वो लिया और कुछ लोगों को एक स्क्रीन लगाया, बिठा दिया सामने। उन्होंने उस गुड़िया को, बच्चे सामने नहीं थे, उस गुड़िया को उन्होंने अग्रेशन यानी कभी उसका हाथ निकाल दिया, पता नहीं पार्ट्स अलग कर देते हैं, कभी उसको पटका, कभी हाथ निकाल दिए, कभी उसका सर निकाल दिया, कभी उसको बॉक्सिंग के पंचिंग करना शुरू कर दिया, वो ही करते रहे। उसके बाद में उन्होंने वो डॉल बच्चों को दी। तो उन्होंने क्या देखा, जैसे वो डॉल उन बच्चों के सामने आई, उन बच्चों ने भी वही व्यवहार किया जो कि बेंडुरा कर रहे थे। इसका मतलब उन्होंने आक्रामकता समाज से सीखी, उन्होंने पर्यावरण से सीखी। अब ये कैसे सीखी? उन्होंने उनको केवल ऑब्जर्व किया था, उनको केवल अवलोकन किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अवलोकनात्मक अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग।
एक समूह को उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने बॉबो डॉल नाम दिया था, उन्होंने कोई अग्रेशन दिखाया, बड़े प्यार से उन गुड़ियाओं को रखा और टेबल पर उनको ढंग से अपना अफेक्शन दिखाते रहे। जिस समूह को यह दिखाया गया उन्होंने अफेक्शन दिखाया, और जिस समूह ने अग्रेशन देखा, आक्रामकता देखी, उसने आक्रामकता अपने व्यवहार में दिखाई। इस सिद्धांत को कहा गया सोशल लर्निंग थ्योरी, क्योंकि समाज में हम चीजों को देखकर सीखते हैं। अब इस सिद्धांत को अगर आप देखें, इस सिद्धांत में 4 चीजें होनी आवश्यक है। सामाजिक अधिगम ऑब्लिक अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के मूल तत्व क्या हैं? ऑब्जर्वेशन से सीखेंगे, यह तो स्पष्ट हो गया। इसमें 4 चीजें हैं। नंबर 1 अवधान, अटेंशन। नंबर 2 धारण, रिटेंशन। नंबर 3 पूर्ण उत्पादन, पुनः उत्पादन, रिप्रोडक्शन। नंबर 4 अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। इसका मतलब क्या है, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको स्पष्ट कर दूंगा। जिस अधिगम को इस सिद्धांत के अंतर्गत हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा, उसे देखना होगा। देखने के बाद हमें उस चीज को अपने मस्तिष्क में संजो कर रखना होगा, यानी धारण करना होगा, रिटेंशन करना होगा। अब देख लिया, ध्यान लगा लिया, दिमाग में रख लिया, अब पुनः उत्पादन, उसे हमें दोबारा करके देखना होगा। अब आपने दोबारा करके देख लिया, उस काम के लिए आपके अंदर अभिप्रेरणा भी होनी चाहिए। अगर इन 4 में एक मिसिंग है, एक नहीं है, तो तब आप सामाजिक अधिगम से चीजों को नहीं सीख सकते। जैसे हम योग की बात करें, हम समाज में योगा सिखाना चाहते हैं। स्वामी रामदेव जी का बहुत बड़ा नाम है इस समय भारत में योगा में। अब टीवी में या उनको करते हुए हम योग देखते हैं। पहले मैंने उस योग क्रिया को बड़े ध्यान से देखा कि वो कैसे लोम विलोम कर रहे हैं, कैसे ऐसे सांस, ये मैंने देखा। देखने के बाद मैंने दिमाग में सेट किया कि पहले या अपना अंगूठा यहां रखना है, फिर सांस खींचनी है, फिर सांस छोड़नी है, ये मैंने दिमाग में सेट किया। जब मैंने टीवी में देख लिया, अब मैं टीवी ऑफ करने के बाद इसको दोबारा करने का, रिप्रोड्यूस अपने आप करने का प्रयास करूंगा कि जो मैंने सीखा करके देखूं। अब अगर मैं ये 3 चीज कर रहा हूं तो मुझे पूर्व अनुभव हो रहे हैं, अधिगम हो गया। लेकिन मैं कब करूंगा? जब मेरे अंदर मोटिवेशन होगा। मुझे योग सीखना है, योग से मेरा मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा, मेरा फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होगा, मुझे बड़ा पीस मिलेगा। अगर ये भी प्रेरणा है तो मैं सीखूंगा। लेकिन अगर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने उसको दिमाग में नहीं रखा, मैंने पुनः उत्पादन नहीं किया, तो ये अधिगम नहीं होगा। इसलिए इस अधिगम के लिए अवधान, धारण, पुनः उत्पादन और मोटिवेशन, अभिप्रेरणा होनी आवश्यक है। अब इन 4 को जो मैंने आपको समझाया वही मैंने आपको लिखा है। अवधारण, जिस व्यवहार को सीखने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, अर्थात अवलोकनों से उस व्यवहार को देखा जाए। जो आपको सीखना है उसका अवलोकन करें, उसको देखें। हम कई बार कहते हैं ना कि हम उसका स्टाइल देखकर करेंगे। अब आप देखिए, बड़ा सिंपल सा उदाहरण आपको दूं। जब एक डायरेक्टर, निदेशक एक्टर को बताता है कि आपको एक्टिंग कैसे करनी है, वो जो स्टेप देखता है या नृत्य कैसे करना है, तो वो पहले ध्यान से देखता है, फिर उनको दिमाग में रखता है, फिर उसको करके देखता है, पुनः उत्पादन करता है। और मोटिवेशन क्या है? मुझे नृत्य देखना, करना है, मुझे एक्टिंग करनी है। तो जिस व्यवहार को आपको ध्यान सीखना है उस पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 2 धारण। धारण का अर्थ यह है जिस व्यवहार का अवलोकन किए जाए उसे अपने मस्तिष्क में धारण करना, अर्थात अपनी स्मृति में रखना। नंबर 3 पुनः उत्पादन। जिस व्यवहार को देखकर स्मृति में रखा है उसे करके देखना, उसे आप इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से करिए। अभिप्रेरणा, इसका यह भाव यह है अनुकरण करने की इच्छा या परोक्ष पुनर्बलन, जिसे विकेरियस रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं, पर आधारित है। परोक्ष पुनर्बलन का अर्थ जिसे देखकर सीख रहा है उस क्रिया का कितना लाभ हुआ। मैं अगर योग कर रहा हूं, मुझे लाभ हो रहा है, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। इसे कहते हैं विकेरियस रीइंफोर्समेंट। तो ये 4 चीजें अगर आप में आई, आप लाइए, तब आप जो है इसको कर सकते हैं। इसी को देखिए, मैंने इस फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश की है। अवलोकनात्मक अधिगम दूसरों को देखकर नए ज्ञान या क्रियाओं को सीखना है, दूसरों को देखकर ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? अवधारणा, अवधान, धारण,
पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा, ये साइकिल जब चलता है तब आपका अधिगम जो है वो श्रेष्ठ होता है। सामाजिक अधिगम में व्यक्ति जिसका अनुकरण करता है उसे मॉडल कहा जाता है। यह अधिगम मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करता है, यानी हम जिसको देख रहे हैं वो मेरा प्रतिमान है, वो मेरा आदर्श है, वो मेरा मॉडल है, और उस मॉडल में को देखकर अवलोकन है, मैं चीजों को सीखता हूं। अब उस मॉडल में क्या चीज होनी चाहिए, हम क्या देखते हैं? 3 कारक हैं। नंबर 1, मॉडल और सीखने वाले में समानता। नंबर 2, सीखने वाले का व्यक्तित्व। नंबर 3, की गई क्रिया के परिणाम। ध्यान से सुनिएगा, मॉडल और सीखने वाले में समानता। हम जिसको देखकर सीख रहे हैं, क्या उसमें एज में, लिंग में, सेक्स में हमें समानता है कि नहीं है? अगर मैं जैसे उदाहरण दूं, आपने कभी देखा होगा जब विंटर आता है, सर्दियां आती हैं, तो हमारे टीवी पर ऐड शुरू हो जाते हैं च्यवनप्राश के। उस च्यवनप्राश में क्या कहते हैं? च्यवनप्राश खाओगे तो ऊर्जा आएगी। उसमें आपने कभी देखा होगा जो लोग भागते हुए दिखाए गए हैं, उसमें मिल्खा सिंह जी भी हमारे आया करते थे। वृद्ध व्यक्ति दिखाए गए हैं, क्योंकि ऊर्जा कब चाहिए, च्यवनप्राश कब चाहिए? ओल्डर जनरेशन को ज्यादा चाहिए। अब समानता है एज की, तो ओल्डर लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप कॉस्मेटिक्स, जो आपके सौंदर्य प्रधान सामग्री है, उसका मॉडल देख लीजिए, वो सारे यंग दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये कॉस्मेटिक्स का उपयोग ज्यादातर यंग बच्चे करते हैं बड़ों की तुलना में। तो उनमें समानता जितनी होगी, आप कभी देखिए कुकर प्रेशर का ऐड आता है, कभी टीवी में देखना, तो उसमें एक महिला को किचन में दिखाते हैं कि ये कुकर प्रेशर का उपयोग किया, खाना कितना अच्छा बना। तो जितनी समानता होगी उतना अधिगम श्रेष्ठ होगा। सीखने वाले का व्यक्तित्व, क्या मेरा व्यक्तित्व रिजिड है? क्या मैं कठोर हूं? मैं अगर एक विशिष्ट प्रकार की टूथपेस्ट अपना यूज करता हूं, तो क्या मैं उसको बदलने के लिए तैयार हूं? अगर मैं लोगों की बात को मानकर उनके सजेशन को लेकर मेरे व्यक्तित्व में लचीलापन है, तब तो मेरे अंदर ये अधिगम होगा। और अगर मेरे अंदर कठोरता है कि ना, जो मैं कर रहा हूं वही सही है, बाकी कुछ नहीं हो सकता, तो ये अधिगम नहीं होगा। नंबर 3, जो क्रिया आप कर रहे हैं उसका परिणाम क्या आया? आपको कहा गया कि अगर आपने देखा कि ये टूथपेस्ट करने से, अवलोकनात्मक अधिगम है, करने से दिखाया गया दांत मजबूत हो रहे हैं, मसूड़ों में से, जॉस में से ब्लड आना बंद हो गया, रक्त आना बंद हो गया। अब आपने 8-10 दिन उस पेस्ट को यूज किया और देखा कि आपके दांत तो मजबूत क्या हिलने लगे, यानी अब गिरने की स्थिति में आ गए। हम उस अधिगम को छोड़ देंगे, क्योंकि परिणाम ऋणात्मक मिला। अगर मेरे जॉज में, मेरी मसूड़ों में ब्लड आ रहा है और उस टूथपेस्ट के करने से ब्लड रुक गया, तो मेरा मोटिव परिणाम पॉजिटिव आया, वो अधिगम मेरे अंदर प्रभावी होगा, मैं उसका उपयोग करूंगा। तो इस प्रकार हम अवलोकनात्मक अधिगम को करते हैं। अब तीसरा सिद्धांत जिसका उपयोग अपन कर सीखेंगे वह क्रिया प्रसूत अनुभव अनुबंधन, जिसको कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसको इंस्ट्रूमेंटल नैमित्तिक अनुबंधन का नाम भी दिया गया। अधिगम का यह सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया। इसे नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था। इस सिद्धांत में जब प्राणी क्रिया करता है तब उसे पुरस्कार मिलता है। इस प्रकार पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वह क्रिया करना सीख जाता है। अब मैं इसको आपको समझाऊं। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? स्किनर अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक यंत्र का निर्माण किया जो हमारे मनोविज्ञान प्रयोगशालाओं में भी होता है, जिसे कहते हैं स्किनर का डिब्बा। उस बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था। लीवर समझ गए? जैसे अपन दबाएं तो एक टोकन आकर गिरेगा। जैसे अपन जाते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे, वेइंग मशीन, सिक्का डाला, एक टिकट बाहर आ जाती है। उन्होंने एक चूहे को छोड़ दिया। अब चूहा जो है वो टिक के बैठ ही नहीं सकता, वो चंचल है, घूमता है। वो उस बॉक्स में घूम रहा था, उसका पंजा उस लीवर पर पड़ा और लीवर दब गया। लीवर के दबते ही भोजन का एक टुकड़ा आकर गिरा, उसने खा लिया। फिर वो घूमने लगा, फिर उसका पंजा पड़ा, फिर लीवर दबा, फिर भोजन का एक टुकड़ा आकर गिरा। कुछ समय के बाद वह यह समझ गया कि अगर मुझे भोजन प्राप्त करना है तो मुझे लीवर को जल्दी जल्दी दबाना होगा। उसने लीवर को जल्दी जल्दी दबाना शुरू किया और उसको दबाने से
उसको अपने लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन इकट्ठा कर लिया। तो यह सिद्धांत क्या कह रहा है कि अगर हमें पुरस्कार लेना है, अगर हमें रिवार्ड लेना है तो हमें क्रिया करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, पुरस्कार स्वतः नहीं मिलेगा। जैसे अनेक उदाहरण से हम लोग इस सिद्धांत को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में बच्चे होते हैं, उनकी स्कूल की डायरी होती है, टीचर ने डायरी में लिखा कि आज इस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया। आपने पूछा कि बच्चे होमवर्क क्यों नहीं किया, तो बच्चा कहता है कि कल रात तबीयत खराब हो गई थी, मैं कल कर लूंगा, बहाना किया। अगले दिन फिर घर वालों ने पूछा होमवर्क क्यों नहीं किया, फिर डायरी में लिख के आ गया। अब रोज उसकी डायरी में लिखा हुआ आ रहा है होमवर्क नहीं किया नहीं किया, वो बहाना कर रहा है। अब अभिभावक समझ गए कि बहाना कर रहा है। अब मैं उसको कहता हूं, देखो बेटा, अगर आज तुम टाइम पर अपना होमवर्क कर लोगे तो शाम को आपको मैं आइसक्रीम खिलाने ले चलूंगा। कभी देख लेना वो बच्चा शाम से पहले ही अपना होमवर्क पूरा करके दिखाएगा, आएगा कि लो होमवर्क कर लिया, आइसक्रीम दिला दो। आइसक्रीम पुरस्कार है। आइसक्रीम पाने के लिए उसने होमवर्क किया, भोजन पाने के लिए चूहे ने लीवर को दबाया था। अगर मुझे ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना है तो मुझे पसीना ज्यादा बहाना पड़ेगा, यानी क्रिया करोगे तो पुरस्कार मिलेगा। तो सामाजिक कार्य में अगर हम समाज में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं तो हमें इस सिद्धांत का उपयोग हम लोग बखूबी से कर सकते हैं। इसे कहा गया क्रिया प्रसून ऑपरेंट, क्योंकि हम ऑपरेट कर रहे हैं लीवर को, इसलिए इन्होंने क्या कह दिया कि वो ऑपरेंट का नाम दिया। टेक्निकली जब अधिगम कभी पढ़ेंगे तो इसको फिर कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं। मैंने उसको यहां पर नहीं लिया क्योंकि मुझे इसकी केवल अर्थ और उपयोगिता सामाजिक कार्य में क्या है उसको बताने का प्रयास करना है। अगला एक विधि की बात अपन करेंगे, टोकन इकोनॉमी, टोकन बचत विधि। कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं व्यक्ति के व्यवहार में, समाज के अंदर, इस विधि के द्वारा। व्यवहार परिवर्तन की इस विधि का उपयोग वांछित व्यवहार, वांछित मतलब डिजायर्ड, जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, वांछित व्यवहारों को सिखाने में किया जाता है। पहले वांछित व्यवहारों की सूची बना लें, फिर सीखने वाले व्यक्ति से कहा जाता है कि प्रत्येक वांछित व्यवहार पर, डिजायर्ड बिहेवियर पर एक टोकन दिया जाएगा। उस टोकन के बदले में वह जो वस्तु कहेगा उसे दी जाएगी। यह पुरस्कार एक सप्ताह या निर्धारित समय पर दिया जाता है। अब यह क्या है, देखिए, बहुत अच्छी विधि है परिवर्तन लाने की और क्रिया प्रसून का जिसकी बात की उसका एक एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम वो लिस्ट बनाएं कि जिसे हम परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे देखा कि छोटे बच्चे सुबह उठकर गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, ब्रश नहीं करते, उससे पहले खाना शुरू कर देते हैं, नहाते नहीं है। हमारे संस्कार हैं हमारे कि हम अपने जो भी धर्म है हम थोड़ा अपने भगवान को, गॉड को पहले करते हैं, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में भी क्या हम पहले करेंगे, क्या नहीं करेंगे, फिर हम स्कूल में ड्रेस क्या कैसे करेंगे, स्कूल से आकर अपनी ड्रेस कहाँ उतारेंगे, जूते कहाँ उतारेंगे। बच्चा बड़ा शैबिली मतलब इधर उधर अव्यवस्थित करता है। अब मैंने लिस्ट बनाई, देखो बेटा, अगर सुबह उठकर तुम सबसे पहले गुड मॉर्निंग या नमस्कार या जो भी आप कहोगे तो आपको एक टोकन मिलेगा। टोकन एक गत्ते का भी हो सकता है, मेटल का तो घर में कहां से बनाओगे, कागज भी हो सकता है। आपको एक टोकन मिला, फिर आप ब्रश करोगे, एक टोकन और मिलेगा, फिर आप ये व्यवहार करोगे, एक टोकन और मिलेगा। जितने टोकन आप इकट्ठे कर लोगे, आपको एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह के बाद उस टोकन के बदले जो आप कहोगे वो मैं आपको दूंगा। आप कहोगे संडे को आउटिंग पर ले चलो तो मैं आपको आउटिंग पर ले जाऊंगा। आप कहोगे कि ये गेम खिलाने ले चलो तो मैं आपको गेम जोन में ले जाऊंगा। आप कहोगे आइसक्रीम खानी है तो मैं आइसक्रीम दिलाऊंगा। जो आप करना चाहते हो वो मैं आपको करने वाली चीज दूंगा। अब यहां पर प्रश्न देखिए, फिर वही हुआ कि अगर आपको पुरस्कार लेना है तो वो व्यवहार सीखने होंगे, करने होंगे जो हम सिखाना चाहते हैं। अब क्योंकि आप टोकन समझिए, एक सिंबॉलिक, जो आप टोकन आपको मिले वो आप बचा रहे हो। आज 2 टोकन, कल 4 हो गए, परसों 6 हो गए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, टोकन बचत विधि। अब यहां पर मन में एक सवाल पैदा होता है कि टोकन की आवश्यकता क्या है। हम क्यों नहीं सीधे कह दें कि आप ये व्यवहार करोगे तो एक सप्ताह करो, हम आपको ये देंगे। मानव का
स्वभाव ये है, ह्यूमन क्या कहते मानव का नेचर ये है, ये जो टोकन हैं ये इस बात की गारंटी है, एश्योरेंस है कि मुझे पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि पुरस्कार तो मिलना आपके व्यवहार करने के बाद। अब आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मन में शंका आपके रहती है। अब उस शंका को दूर करने के लिए, उस गैप को भरने के लिए, ब्रिज करने के लिए ये टोकन दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर गए और वहां पर आपको एंट्री नहीं मिली, क्योंकि रश था, आपको कहा गया कि आज जगह नहीं है, हाउसफुल हो गया। आपके परिचित ही वहां पर एक कोई काम करते हैं, वो शाम को आए, आपसे कहते हैं वहां क्या कर रहे थे? आपने कहा इस काम के लिए आए थे, लेकिन साहब वहां रश था तो हमें टिकट ही नहीं मिला, हम अंदर नहीं आ पाए। तो उन्होंने कहा अरे कल आ जाना और मेरे से मिल लेना। हम क्या कहते हैं, साहब कोई अंदर आने नहीं देगा, आप एक पर्ची पर लिख कर दे दो कि इनको अंदर अलाउ किया जाए। वो पर्ची क्या है? टोकन। वो पर्ची जैसे आपके हाथ में आई, आप आश्वस्त हो गए कि मुझे कल टिकट मिलेगा। इसी प्रकार व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, सीखने के लिए हम टोकन को देते हैं, ताकि यह एश्योर हो जाए कि हमें पुरस्कार मिलेगा। तो इस प्रकार अधिगम में इन सिद्धांतों का उपयोग करें तो आपके अंदर परिवर्तन आएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने अधिगम के दूसरे भाग को लिया कि प्रयत्न व त्रुटि करेंगे, प्रयास करेंगे, त्रुटियां कम होंगी, हम तत्पर रहेंगे, अधिगम श्रेष्ठ होगा। जिस काम को करने में अच्छा लगता है, मैंने आपको कहा कि एनईपी में हम वो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं जिसमें हमें संतोष मिलता है। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मनोविज्ञान भी पढ़ सकता हूं। अब अभी मैं तैयार नहीं हूं तो मैं गैप के बाद दोबारा 2 साल के बाद भी पढ़ सकता हूं। अब ये कब? क्योंकि हमें संतोष मिलना चाहिए, और फिर किसी काम को लगातार करेंगे तो हमें असफलता मिलती है, सीखते हैं। फिर आपका क्रिया प्रसून क्या कहता है? काम करेंगे, पुरस्कार मिलेगा, तब मिलेगा जब आप क्रिया करेंगे। और अवलोकन का सिद्धांत क्या कहता है कि आप ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, उसमें आप पहले ध्यान दें, फिर उसको दिमाग में स्मृति में रखें, फिर उसको करके देखें, फिर आपका मोटिवेशन हो तो अधिगम बढ़ता है। इस प्रकार इन अधिगम के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए हम सामाजिक कार्य के अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।